हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं मंजित। आपके लिए लेकर आ गए पार्ट 4 वीडियो। इसमें भी हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। उसके आसपास जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, पॉइंट बनने वाले हैं, आप सारा के सारा हम लिखवाने का काम करेंगे और आप सब साथ में याद करते चलिएगा। नहीं याद होगा हम ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा और इससे आपको 2 से 3 नंबर अभी आ सकता है और सारा आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव केवल नाम के है लेकिन इस सब्जेक्टिव का भी काम करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप सब जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है, इसे बनने वाला महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारा का सारा हम बताएंगे और याद भी करवा देंगे अभी हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका फॉर्मूला तो CH3COOH होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। इसमें देखा जाए इसका रासायनिक फार्मूला होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है इसका। यह जो है सिरका में 4 से 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 से 8% पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत अम्ल का, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी बताएं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और संतरा में कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिएगा संसा, या ट्रिक है संसा। तो सा से क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा ट्रिक है ईटा। टा से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जैसे क से कबूतर आप लोग पढ़े हैं, नर्सरी क्लास में हम लोग पढ़ते थे, उसी तरह इसमें भी याद रखना है ईटा। टा से क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। ट और याद रखिएगा औ से औक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। याद करिए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? खट्टा दूध दही में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सब कमेंट करके बताइएगा आप तो, यदि याद होगा तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? नींबू में। याद करिए साइट्रिक अम्ल। मधुमक्खी या डंक, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितना भी विषैला चीज़ रहता है, पदार्थ है जो काटता है तो हम लोग का बिख चढ़ता है, तो सभी में पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल। कौन सा आता है? मेथेनोइक अम्ल, या इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है इसी को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद करिए मैलिक अम्ल। अमरूद या टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। नोइक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। चाय में याद रखिए टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। वसा में अस्टियरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्याज। किसमें? प्याज या आंवला में इस दोनों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे हम आप सभी को जितना भी प्राकृतिक अम्लीय स्रोत था सभी के सभी हम बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और वह भी इम्पोर्टेंट इसी तरह रहने वाला है और उसके आसपास जितना भी पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी के सभी हम बता देंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यह क्वेश्चन के आसपास जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इस तरह का सारा बता देंगे। और इसके पहले इसके बारे में बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे देखिए और एक और कंडीशन लगा है, जब वस्तु कहाँ होना चाहिए? फोकस के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? फोकस के अंदर होना चाहिए। इसके पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग संपूर्ण बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। अब यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। अभी मेहनत कर लीजिए, यह वक्त दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो चलिए यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 स्थिति मिलता है। कितना स्थिति? 6 स्थिति। देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धांसा हुआ रहता है। इसमें देखा जाए इधर होता है, आप लोग थ्योरी में जब थ्योरी पढ़ते होंगे, हम केवल यहाँ पे रिवीजन कराने का काम कर रहे हैं और आप लोग के याद कराने का काम कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट की तरह। यहाँ पे देखेंगे अनंत, यहाँ पे होता है खोखले गोले के बीच वाला केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं कटे हुए भाग से। और यहाँ पे फोकस जो भी किरण गुजर के मुख्य अक्ष के, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। इसके समानांतर जो भी किरण जाता है कहाँ से
होकर गुजरता है? फोकस से। और ये वाला होता है ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। किस में पढ़े थे? अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में? या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं तो इमेज जो है प्रतिबिंब इधर आता है। कहाँ पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और सारा के सारा जितना भी दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिए वास्तविक और उल्टा रहेगा। और उल्टा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जितना भी इस तरफ इमेज बनेगा सारा का सारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिए, अनंत पर जब भी वस्तु रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यदि अनंत से आगे में आएंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा? वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी जैसे ही इस पर आएंगे वक्रता केंद्र पर तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे, किसको रखेंगे? वस्तु को, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा। और जैसे ही हम फोकस के अंदर यानी ध्रुव और फोकस के बीच रहेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है इधर कहीं मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। तो इसको पीछे में हम मिलाते हैं तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना सीधा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आभासी, इसी को बोलते हैं आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु दर्पण के पीछे। एक ही स्थिति में बनता है अवतल दर्पण, जब वस्तु फोकस के अंदर, या तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रहेगा, नहीं तो फोकस के अंदर बोल देगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, जो आज मेहनत करेगा वही कल रिजल्ट में चमकेगा। और यह क्लास 10th का वक्त दोबारा नहीं आएगा दोस्तों, तो आप लोग मेहनत जम के कीजिए। ये 10 दिन है बचा हुआ, आप लोग मेहनत में जान लगा दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।